आदन मित्रों, हम लोग आज बेंगलोर में हैं। जितेंद्र भाटिया और सुधा अरोड़ा जी के घर में हैं और आज कुछ इस तरह से योजना बनी है कि हम लोग 3 लेखक और 3 विधाओं में रचना पाठ होगा। भाटिया जी की ओर से हम उनकी एक कहानी सुनेंगे जिसका उन्वान है जंगल। वह कहानी उन्हें कैसे प्राप्त हुई इसके बारे में बतलाएंगे और जंगल कहानी का पाठ भी करेंगे। सुधा अरोड़ा जी आज अपनी कुछ एक कविताओं को हम सभी के साथ साझा करेंगे और मेरी ओर से मेरे उपन्यास 25 वर्ग गज के शुरुआती अंशों का पाठ होगा। हमारे साथ 2 मित्र हैं, अनुज और मनोज जी, तो इन्हें भी हम लोग जुड़े हुए हैं और अच्छा लग रहा है कि तकनीक और साहित्य की यह जुगलबंदी आज इस दोपहरी में हम सभी के साथ, हम सभी के माध्यम से घटित हो रही है। तो मैं आप सभी का स्वागत करते हुए आदरणीय जितेंद्र भाटिया जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी इस कहानी के बारे में बतलाएं, जंगल कहानी के बारे में बतलाएं कुछ एक शब्दों में और फिर कहानी को सुनाएं। आदरणीय भाटिया जी, स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोस्तों, बहुत दशक पहले मैंने एक कहानी लिखी थी, जंगल, जो एक फंतासी थी। ये कहानी सारिका में प्रकाशित हुई थी और उसके बाद ये कुछ भाषाओं में अनुदित भी हुई। इत्तेफाक कुछ ऐसा रहा कि ये कहानी, इसकी मूल प्रति जो थी वो मुझसे गुम हो गई और उसके बाद मेरी कोई प्रति इसकी कोई मेरे पास नहीं थी। और इस बात का जिक्र मैंने एक इंटरव्यू में किया जो छपा था कथा देश में कुछ समय पहले। उसमें मैंने ये बताया कि मैं कितना लापरवाह हूँ अपनी कहानियों के बारे में और ऐसी एक कहानी मेरी, उसकी कोई प्रति मेरे पास नहीं है, वो मेरे लिए तकरीबन गुम है, क्योंकि उस पत्रिका का अंक मिलना भी अब बहुत मुश्किल है। इस इंटरव्यू को पढ़कर दूर सुदूर पंजाब के गांव में एक मित्र ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए कि सारिका के किस वर्ष में, कहाँ, कब ये कहानी छपी थी। मुझे तकरीबन याद नहीं था, लेकिन मैंने उनको अंदाज से बताया। और ताज्जुब की बात यह है कि उन सज्जन ने, कपूर साहब ने 2 दिन के अंदर ही वो कहानी व्हाट्सएप से मुझे भेज दी और इस तरह से कहानी मुझे दोबारा प्राप्त हुई। तो दोस्तों, वो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। ये एक फंतासी कहानी है और इसकी पृष्ठभूमि जो है वो इंग्लैंड का रंग भेद, उसकी नीति जो उस समय थी उसके बारे में है, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे देश पर भी उतनी ही शिद्दत के साथ ये आज भी लागू होती है जी। तो दोस्तों सुनिए कहानी जंगल जी, फंतासी। चलते चलते मैं आखिरकार उस शहर में पहुंचा जहां हवा में एक सर्द सी चुभन थी और लोगों ने चेहरे संगमरमर की तरह सफेद बना रखे थे। उस जगह के चारों ओर एक खाई में समुद्र फैला था और पेड़ों पर विक्ट्री की उंगलियों वाले पोस्टर टंगे थे। यह बहुत तरक्की पसंद शहर है और तुम जैसे पिछड़े हुए आदमी को यहाँ रहने की इजाजत हरगिज नहीं मिलेगी। शहर के चारों ओर खिंची ऑस्टेनाइट स्टील की दीवार में बने फाइबर गैस के दरवाजे पर बैठे गोरे पहरेदार ने मुझे बताया और उसके बाद वो अपने साथ रोबो के साथ बैकगमन्स का राउंड खत्म करने में व्यस्त हो गया। पहरेदार की व्यस्तता का फायदा उठाकर मैं खामोश कदमों से फाइबर ग्लास के उस दरवाजे से होता हुआ दूसरी तरफ दौड़ गया, जहां एक बड़ा सा हवाई अड्डा था जिसमें एक सिरे पर IBM के कंप्यूटरों की कतारें लगी थी और दूसरी ओर 20-25 कॉन्कॉर्ड 17 हवाई जहाज खूंटों से बंधे थे। मेरे इस ओर आते ही दरवाजे के करीब के 2-3 डिजिटल्स में से अजीब सी आवाजें निकलने लगी और 15-20 मिनट बाद ही मैंने पाया कि हवाई अड्डे के तमाम ऑडियो वीडियो सिस्टम पर
मेरे नाम की घोषणा की जा रही है। तुम वही काले आदमी हो जिसकी सब जगह तलाश हो रही है। मुझे एक संकरी गली में चोरों की तरह दुबका देखकर एक अधेड़ सी दिखने वाली औरत ने मुझसे पूछा। नहीं, मैंने उत्तर दिया, आपको गलत फहमी हुई है। मैं तो सिटी स्क्वायर पर खूनी माल्टे बेचता हूँ। ओ, मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ। वह औरत अदब से मेरी ओर झुकी और फिर बड़बड़ाती हुई आगे निकल गई। उसके जाने के बाद मैंने खुश होकर अपनी पीठ थपथपाई और फिर से शहर की मुख्य सड़क पर आ गया। दरअसल सिटी स्क्वायर पर खूनी माल्टे बेचने की बात मैंने किसी पुराने विदेशी उपन्यास में पढ़ी थी। सड़क पर भीड़ थी। बाउलर हैट और सूट पहने भद्र पुरुष, कीमती पोशाकों से सजी महिलाएं और एस्ट्रोनॉट सूट्स में बच्चे, सब किसी भारी व्यस्तता के बोझ से दबे हड़बड़ाए हुए से भागते चले जा रहे थे। चेहरों पर इतनी भीड़ देखकर मुझे अपने आप को कुछ असुरक्षित सा महसूस होना चाहिए था, परंतु मैं हल्का होने की जगह एक अनकहे से भय में डूबता चला गया। वे सब मुझ जैसे नहीं थे। उनकी भीड़ में कोई भी आसानी से मेरी ओर उंगली उठाकर मुझे अजनबी घोषित कर सकता था। उसी सड़क पर कुछ फासला तय करने के बाद मुझे छापे खानों की आवाजें आने लगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कैद, दैत्याकार मशीनें और उन मशीनों के बाहर जेब में हाथ डाले किसी बेहूदे इंतजार में खड़े सैकड़ों लोग, जैसे अंदर से सट्टे के किन्हीं आंकड़ों के जरिए उनकी किस्मत का फैसला आने वाला हो। माफ कीजिएगा, एक निरापद से आदमी ने पूछा, क्या यह फ्लीट स्ट्रीट है? हाँ, वह आदमी कुछ चकित होकर मेरी ओर देखने लगा। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुम नीरज चौधरी हो? नहीं, मैंने कुछ सकपकाकर कहा, मैं तो गरीब आदमी हूँ। गरीब आदमी? वह व्यक्ति चिल्लाया। यह कैसे हो सकता है? यहाँ कोई गरीब आदमी नहीं है। मुझे तो तुम कम्युनिस्ट जासूस लगते हो। भागो यहाँ से वहाँ, वरना मैं FBI से डेटा प्रोसेसर में तुम्हारा कार्ड पंच कर दूंगा। और मैं सचमुच सिर पर पांव रखकर वहां से भागा। मैंने समझा था कि किसी ने मुझ पर गौर नहीं किया होगा, पर यह मेरा भ्रम था। सिर से पांव तक लबादा ओढ़े एक काली आकृति चुपचाप मेरे पीछे आ रही थी। डर के मारे मेरे जिस्म में खून जैसे जमने समझा। उस आकृति को झांसा देने के लिए मैं यूं ही बेमतलब मटर गश्ती करने लगा, जैसे कि मैं एलिस्टर मैकलीन की किसी किताब से निकला कोई हीरो हूं। मुझसे कुछ आगे टाइम्स का दफ्तर था, जिसके बाहर हाइड पार्क में कोयल दिखाई देने वालों की सूचना के लिए लोगों की क्यू लगी हुई थी। कुछ खोजबीन के बाद मैंने पेशाब करने की एक स्लॉट मशीन भी ढूंढ निकाली, जिस पर लिखा था कि वहाँ ट्रैवलर्स चेक भी लिए जाते हैं। 2-3 मिनटों के मामूली गुणा भाग के बाद मैंने विदेशी मुद्रा की दरें तय कर ली। हालांकि इस काम के लिए वहाँ मिनी कंप्यूटर पहले से मौजूद था। स्टॉल में सिक्का डालने के बाद मैं निवृत्त होने में जुट गया। इस बीच ही वो मशीन बंद पड़ गई और मैं स्लॉट के कुछ सिक्के दे चुकने के बाद ही उसे दोबारा चालू कर पाया। शायद मैंने गलत गुणा किया था। मेरी निगाह उस हिस्से पर गई जहां से होकर मैं आ रहा था। कुछ आतंकित भाव से एक क्षणांश में ही मैंने गौर किया कि काले लबादे वाली वह आकृति नजदीक के फिश एंड चिप्स वाले स्टॉल पर मेरी ओर देख रही थी। उसके बगल में एक पुलिसमैन हाथ में नोटबुक लिए एक खूबसूरत औरत का चालान कर रहा था, क्योंकि उसके कुत्ते ने फुटपाथ गंदा कर दिया था। उसके ठीक पीछे हेरल्ड एंड मैकलॉयड का डिपार्टमेंट स्टोर था। यहाँ सुई से लेकर हवाई जहाज तक मिलता है। उस स्टोर के दरवाजे पर खड़ा रोबो चिल्ला रहा था, लेकिन 1 दर्जन से अधिक हवाई जहाज खरीदने वालों को डिलीवरी के लिए 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। रोबो के नजदीक ही एक टॉपलेस युवती ठंड में ठिठुरती खड़ी हुई फर्टिलाइजर के नए ब्रांड के इश्तहार बांट रही थी। डिपार्टमेंट स्टोर की चमचमाहट से अपने आप को बचाता हुआ मैं पीछे की गली से चोर कदमों से गली में घुस गया। गली में अंधेरा था और उसके दोनों ओर मैले बदबूदार घेट्टोस की कतारें थी। आगे एक जगह कुछ नीग्रो बच्चे हाथ में डंडा लेकर बेसबॉल खेल रहे थे। हवा में
चावल और नूडल्स पकने की गंध थी, जिसकी शिनाख्त करते हुए मैं अपने पेट में एक बुलबुलाहट सी महसूस करने लगा। दूसरी ओर एक धुआंधार अंगीठी में न्यूयॉर्क टाइम्स का संडे एडिशन झोंका जा रहा था। एक आदमी चिल्लाया, ये साले निग्रो। पास खड़ा एक आदमी बुलबुलाया, सारी हवा खराब कर रखी है। बदबूदार गलियों में 100-150 गज आगे बढ़ने के बाद रस्सियों से एक घेरे ने एक अचानक मेरा रास्ता को रोक दिया। ठहरो, एक लोगों मेरी बाह पकड़कर चिल्लाया, तुम आगे नहीं जा सकते। आगे घेटों में रहने वालों की जिंदगी पर एक कलर टीवी फिल्म NBC और BBC के लिए तैयार हो रही है। दर्शक दीर्घा के लिए तुम्हें बाएं मुड़ना पड़ेगा। मैंने अपने पैरों में बंधे पेडोमीटर की रीडिंग सावधानी से नोट की और बाएं मुड़ गया। कुछ आगे पेड़ों के नीचे सोफे बिछे थे, जिन पर 7-8 टीनेजर लड़के लड़कियां बस रहे थे। उनके पीछे खड़े पेड़ शायद फाइबर ग्रेड पॉलिएस्टर के थे। पेड़ों के सामने कैमरों की कतारें लगी थी, जिनके आगे एक निग्रो बच्चा झंडा लिए खड़ा था। झंडे पर मार्टिन लूथर किंग की तस्वीर थी। एक्शन। एक तो गाड़ी के भीतर माइक्रोफोन लेकर बैठा डायरेक्टर चिल्लाया और उसके साथ ही एक साथ में खड़े पुलिस वालों की टेनगनों की गोलियां उस बच्चे के जिस्म पर को चीरती हुई चली गई। कट कट। वह डायरेक्टर गुस्से में गुनगुनाता हो तो गाड़ी से बाहर निकला। गोली गलत जगह लगी है। रीटेक। डायरेक्टर का आदेश सुनकर 4-5 रोबो अलग अलग दिशाओं से दौड़े और खून से लथपथ उस बच्चे को घसीटते हुए एक तरफ ले गए। 2 अन्य रोबो वैक्यूम क्लीनर से जमीन पर फैला खून साफ करने लगे। 2-4 मिनट में ही शॉट फिर से तैयार हो चुका था। तो गाड़ी के पीछे से रोबो एक नए बच्चे को पकड़ कर लाए और उसे उसी मुद्रा में फिर से कैमरे के सामने खड़ा कर दिया। एक्शन। डायरेक्टर फिर चिल्लाया और इस बार गोलियां सचमुच ठीक निशाने पर लगी। खून से लथपथ बच्चे का जिस्म फर्श पर गिर कर एक बार वह धीरे से तड़पा और फिर वहीं ढेर हो गया। उसके साथ ही डायरेक्टर अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए तो गाड़ी से बाहर निकल आया। आई हैव डन इट। वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था। इस फिल्म की तस्वीरें अब जरूर टाइम मैगजीन में दी जा सकती हैं। ऐसा कलर टीवी पर पहली बार होने जा रहा है। आई एम ए सेलिब्रिटी। आई हैव डन इट। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी उबकाई को रोका और अपने पेडोमीटर के सहारे डाइवर्जन नंबर 376 से होता हुआ अपेक्षाकृत उजली गली में आ गया, जहां हर तीसरी दुकान पर अमृतसरी बढ़िया और सूतरपेनी बिक रही थी। बीच में एक पंजाबी रेस्तरां था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तंदूर पर इंफ्रारेड किरणों से इंस्टेंट रोटियां बन रही थी। आर यू इंडियन? गली के बीचों बीच खड़े एक जाट किस्म के नौजवान ने मुझसे पूछा। उसका पूछना था कि 20-25 आदमियों की भीड़ ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और वे सब मुझ पर झपटने की कोशिश करने लगे। एक आध उत्साह नौजवान ने तो मेरी बाह अपने नाखूनों से छीन डाली। ठहरिए, आप लोग सब ठहरिए। एक नेता किस्म का आदमी भीड़ पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। नौजवान वह मेरी बाह पकड़कर मुझे भीड़ से बचाता हुआ एक सकरी गली के भीतर ले गया। हम तुम्हारे रंग की जांच करेंगे, चलो। वह मेरी बाह को घसीट रहा था। भीड़ हमारे पीछे पीछे आ रही थी। गली के दूसरी ओर छोर पर इमिग्रेंट सलाहकार ब्यूरो था। वह आदमी मुझे खींचता हुआ ब्यूरो के भीतरी कमरे में ले गया। यह ब्यूरो इंटरपोल, स्कॉटलैंड यार्ड और FBI के सहयोग से चलता है। वह ठंडी आवाज में बोला, मैं भी उन्हीं का जासूस हूँ। हमारी सरकार ने सभी विदेशी बस्तियों में घूमने वाले अजनबियों के रंग का आदेश किया है। यस प्लीज कम विद मी। एक नकाबपोश आदमी मुझे काले कपड़े से ढकी एक मशीन के पास ले गया। स्पेक्ट्रॉनिक 976 स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, येलो लाइट, रेड, ब्लैक और इसकी रीडिंग चाहिए। उसने बटन दबाते हुए कहा, तुम चाहो तो नीले फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने देखा
अपने ऑसिलोस्कोप के स्क्रीन पर कलर रीडिस आने लगी थी, येलो 7, ब्लैक 23, रेड 0, लाइट 1। देखा मैंने क्या कहा था, नकाबपोश चेहरा उन आंकड़ों को देखकर विजय भाव से मुस्कुराया। तुम जरूर इंडिया में भोपाल और इंदौर के बीच के किसी गांव के रहने वाले हो। लेकिन मैं तो महज एक आदमी हूँ। मैं आक्रोश और दर्द में चिल्लाया, देखो, यह देखो, मेरे खून का रंग भी तुम्हारी तरह लाल है। मैंने अपने बाँह के जख्म की ओर इशारा किया। खून से मेरी सारी आस्तीन भीग गई थी। वैज्ञानिक परीक्षणों ने सिद्ध कर दिया है, रोबो यांत्रिक आवाज में बोला, कि सभी आदमियों का खून लाल होता है, पर नवीनतम फोटोमेट्रिक अनुसंधानों से पता चला है कि सफेद आदमी का खून काले आदमी के खून से 18.9% अधिक लाल होता है। जहां तक सरफेस टेंशन का सवाल है, उसके वाक्य पूरा होने से पहले ही नकाबपोश ने तेजी से आगे बढ़कर रोबो की बाँह का स्विच बंद कर दिया और रोबो एक हल्की सी घरघराहट के साथ बंद हो गया। नकाबपोश गुनगुनाया, इस तरह बकवास करेगा तो जरूर एक दिन इसका कोर्ट मार्शल होकर रहेगा। चलो, नकाबपोश मुझे वहाँ से घसीटता हुआ एक तरफ ले गया। कलर टेस्ट के आधार पर फिलहाल तुम्हें हिंदुस्तानी और काली बस्तियों में निष्कासित किया जाता है। मुख्य सड़क पर आने के लिए तुम्हें स्कॉटलैंड यार्ड से परमिशन लेना होगा। 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें पासपोर्ट और वीज़ा की जांच का ऑर्डर मिलेगा। और इसके साथ ही इस नकाबपोश ने मुझे उठाकर फिर से उसी गली में फेंक दिया। मेरे गली में गिरते ही बाहर इंतजार कर रही उस भीड़ ने मुझे फिर से घेर लिया। येलो 7, ब्लैक 23 है। एक जानकार आदमी भीतर से दौड़ा आया। फालतू आदमी, भीड़ से निकल जाओ, हटो। और सचमुच उस आदमी की बात सुनकर बहुत से लोग भीड़ में से छट गए। एक आदमी कलर डेटा शीट लेकर मेरे बिल्कुल पास आ गया। 7 और 23 बराबर है 30/2 बराबर है 15, यानी तुम सारस्वत ब्राह्मण हो? नहीं, मैंने सिर हिलाया। तो फिर गोमंतक या मराठी कोबरा? नहीं, मैं बेचैनी से चिल्लाया। तब तुम जरूर कान्यकुब्ज होगे। वह खुशी से चहका। चलो, मैं तुम्हें ईस्ट डलविच कान्यकुब्ज एसोसिएशन में अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए ले चलता हूँ। बाद में तुम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कास्ट प्योरिटी के दफ्तर में भी जा सकते हो। वे तुम्हारी ठीक जगह शादी करवा देंगे और तुम्हारे बच्चों के लिए सही नाम भी जुटा देंगे। चलो जल्दी। मैं कुछ आतंकित सा उसके दस्ताने वाले हाथों को देखने लगा, जिनसे वह बड़ी शिद्दत के साथ मेरी कमीज की आस्तीन को खींच रहा था। फिर एक तेज झटके के साथ मैंने अपनी आस्तीन छुड़ा ली और बिना किसी पूर्व सूचना के बेतहाशा भागा। आदमियों की वह भीड़ कुछ देर तक मेरे पीछे दौड़ी। फिर शायद उन्होंने हार मान ली और वे धीमे पड़ गए। बदहवासी में भागता हुआ मैं कई मोहल्ले पार कर रुका। जब रुका तो मेरा सारा जिस्म पसीने से तरबतर हो चुका था। थकान से मेरी दोनों टांगें लड़खड़ा रही थी। सुस्ताने के इरादे से मैं फुटपाथ के किनारे पर बैठने हुआ, पर तभी मेरी निगाह सामने के फुटपाथ पर गई और मेरी हड्डियां सर्द हो गई। मेरे ठीक सामने काला लबादे वाला वह परिचित आकृति खड़ी मुस्कुरा रही थी। अब मेरे मन में शक की कोई गुंजाइश न रही। बदहवासी की हालत में मैं सड़क के छोर पर दिखाई देने वाली पहली दुकान के भीतर घुस गया। वह कोई डेंटिस्ट का क्लिनिक था। भीतर जाने पर मैंने पाया कि वहाँ मरीजों की क्यू लगी हुई है और क्लिनिक का डॉक्टर एक हिंदुस्तानी सरदार है। क्लिनिक में मौजूद मरीज गोरे थे और अधिकांश वहाँ चॉकलेट प्रतिरोधक टीका लगवाने के लिए आए हुए थे। सत श्री अकाल। डॉक्टर मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। हिंदुस्तानी हो? मैंने सिर्फ बाहर इंतजार कर रही उस आकृति के डर से अपनी गर्दन हिला दी। तो फिर आओ बैठ जाओ, वकील उठा। मैं तुम्हें चांदनी चौक के घंटाघर की लस्सी पिलवाता हूँ। आज ही एयर इंडिया से आई है। उसने 2 बड़े गिलास छोटे से टेबल पर रख दिया और फिर मेरे सामने ठीक बैठा। और सुना हुआ तफरीही मूड में था। हिंदुस्तान का क्या हाल है? हाउ इज खुशवंत सिंह? मैंने उसके सवाल का जवाब देने के लिए लस्सी का गिलास खाली कर दिया। गिलास खाली करने के बाद मैंने अपनी निगाह इधर उधर लौटाई तो पाया कि सारा क्लिनिक अजीब औजारों से भरा है। ये सब सिर्फ दिखाने के लिए है, सरदार जी ने समझाया। हमारे असली औजार तो ये दोनों हाथ हैं। इन्हीं से
दांतों में ऑटोमेटिक फूड ग्राइंडर भी फिट हो जाता है। जो भी हो, घंटाघर वाले लस्सी बहुत बढ़िया बनाते हैं। मैंने देख लिया काले लबादे वाली वह आकृति क्लिनिक के दूसरी ओर मेरे बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। अपनी सूझबूझ से खुश होकर मैंने अपनी पीठ ठोकी और गली में से होता हुआ आगे निकल गया। आगे एक विरोधी जुलूस आ रहा था। यू हैव कलर्ड, एक पुलिस वाले ने अपने डंडे से मुझे रोक दिया। गली में जाओ, गली में जाओ। मैं कुछ सहम कर गली के कोने में चला गया। वहीं से जुलूस देखने लगा। वी फॉर वियतनाम, वी फॉर विक्ट्री आदि आदि डंडे पर लगा बटन लगते ही पोस्टर बदल जाता था। तरह तरह की आतिशबाजियों के रंगीन धुएं से हवा में भी पोस्टर फैलाए जा रहे थे। उसमें एक पोस्टर प्रदूषण के विरोध में भी था। मैं आगे बढ़कर उस जुलूस से भाग लेने वाले एक आदमी से उस जुलूस का मकसद पूछना चाहता था, लेकिन उस पुलिस वाले ने मुझे फिर से रोक दिया। मैंने देखा दूसरे मिनट के बाद एक दूसरे की बाह में सुपर नारकोटिक एक्स के इंजेक्शन भी लगाए जा रहे थे। मैंने डरते डरते अपना कदम आगे बढ़ाया। पुलिस वाला मुझ पर बरस पड़ा। यू कीप आउट। ये लोग हिंदुस्तानियों के इतने खिलाफ क्यों हैं? कुछ रुक कर मैंने पूछा। क्योंकि हिंदुस्तानी गंदे होते हैं। पुलिस वाले ने फेन उगला। उन्हें टॉयलेट सीट पर ठीक से निशाना लगाना नहीं आता। उन्होंने हमारे 27 लाख बाथरूम खराब कर रखे हैं। और अफ्रीकियों से आपको क्या शिकायत है? अफ्रीकी पुलिस वाले ने कुछ सोचकर कहा। अफ्रीकियों का सबसे बड़ा कसूर यह है कि वे काले होते हैं। अगर वे नीले, पीले या किसी और रंग के होते तो हमें उनसे कोई शिकायत नहीं होती। उनकी वजह से हमारे इमिग्रेशन ऑफिसर्स के न जाने कितने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर खराब हो चुके हैं। ब्लैक कंपोनेंट इंडिकेटर की सुई ही टूट जाती है। तुमने इनॉक पॉवल के भाषण नहीं सुने? और दूसरी बात यह है कि अफ्रीकियों की वजह से ओलंपिक गेम्स का सत्यानाश हो चुका है। क्या इन जुलूसों के विरोध में कोई जुलूस नहीं निकलता? मैंने उदासी से भरकर उस पुलिसमैन से पूछा। हाँ, निकलता है, पुलिसमैन ने बताया, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए तुम्हें व्हाइट हाउस से इजाजत लेनी पड़ेगी। व्हाइट हाउस का नाम व्हाइट हाउस क्यों है? मैंने चिल्लाकर पूछा। उसे ब्लैक हाउस क्यों नहीं कहा जा सकता? तुम बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हो। मुझे तुम्हारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देना पड़ेगा। पुलिस वाला अपने जेब में से कुछ अजीब से औजार निकालने लगा। मैं घबराकर वहाँ से वापस गली में भागा। मेरे सामने के आगे अंधेरे कोने में ही सरसराहट ने फिर मुझे आतंकित कर दिया। वह आकृति वहीं कहीं छिपी बैठी थी। मेरी मुंह से एक अजीब सी चीख निकली और मैं बदहवास में मुख्य सड़क पर फिर दौड़ आया। मुख्य सड़क पर एक मैदान में परमाणु भट्टी सुलग रही थी, जिसमें शहर का सारा अतिरिक्त गेहूं जलाया जा रहा था। मैंने घूमकर देखा तो पाया कि आकृति नजदीक के टेलीफोन बूथ से खड़ी टेलीफोन कर रही थी। उसकी घूमी हुई पीठ का फायदा उठाकर मैं फुटपाथ पर चल रही भीड़ में से होता हुआ आगे निकल आया। सामने ही रीजेंट थिएटर था। इन दर्शकों में काले लोग क्यों नहीं हैं? मैंने अपनी बगल में बैठे एक व्यक्ति से पूछा। क्योंकि वे सब शहर के दूसरे हिस्से के चल रहे लाइट इज ब्राइट वाले शो देखने चले गए हैं। मैंने दौड़ना शुरू किया। इसके लिए सकरी गलियां ही उपयुक्त थी, जिसके दोनों ओर मैले भेटो उदास परछाइयों के साथ खड़े हुए थे। लेकिन हर ओर मुझे काले लबादे वाली उस आकृति के पैरों की आहट की गूंज सुनाई देती रही। शायद उस आकृति को मेरा पता चल गया था। एक गली के मोड़ पर अचानक मेरी मुलाकात 10-12 साल के एक बच्चे से हो गई। वो शायद अपने स्कूल से लौट रहा था। तुम स्कूल में क्या पढ़ते हो? मैंने यूं ही उससे पूछा। हमें साइंस पढ़ाई जा रही है, उसने बताया। आज हमें स्पेक्ट्रोमीटर पर रंग मापने का प्रयोग सिखाया गया, लेकिन मैं रंगों में फर्क नहीं कर सकता। जन्म से कलर ब्लाइंड। हाँ, मैं दर्द से मुस्कुराया। सभी बच्चे जन्म से कलर ब्लाइंड होते हैं, लेकिन बड़े होते होते वे रंगों में फर्क करना सीखते हैं। हमारे वार्तालाप को मोटरसाइकिलों पर आ रहे गिरोह ने झटके के साथ तोड़ दिया। वॉच आउट निगर्स, वॉच आउट, वे दूर से ही चिल्ला रहे थे।
करीब आते आते वे वैश्यों की तरह आवाज़ें निकालने लगे, रन अवे यू बास्टर्ड्स। और उनमें से पहले कि कुछ हो सकता है, एक बच्चे के सीने में चाकू भोंक दिया गया और मोटरसाइकिलों पर बैठे लोग सन्नाटे के साथ आग निकल। बच्चे के सीने से खून का फव्वारा बह निकला और वो मांस के लोथड़े की तरह सड़क पर गिर। आओ आओ, कोई तो आओ, मैं पागलपन में चिल्लाने लगा। आओ, इस काली लाश को देखो और मुझे बताओ कि इसके खून की विस्कोसिटी क्या है। कोई तो आओ, लेकिन कोई नहीं आया। मैंने अपनी टोपी उतारकर लाश के चेहरे पर रख दी और भारी कदमों से एक ओर चल दिया। कुछ गजों के फासले पर मैंने गौर किया और काले लबादे वाली आकृति चुपचाप खड़ी मुझे देख रही थी। मुझसे भागने की कोशिश करना फिजूल है और ठंडेपन से मुस्कराई। एक तुम हो कौन? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। मैं वह आकृति हंसी। मैं तुम्हारी स्वतंत्रता हूँ। और मेरे देखते देखते उस आकृति ने अपना लबादा उतार कर एक तरफ फेंक दिया। नीचे से उसका प्रेतात्मा की तरह सफ़ेद जिस्म बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर एक सफ़ेद मुकुट था और उसने हाथ में एक सफ़ेद मशाल पकड़ी हुई थी। कहाँ देखा था मैंने उसे? मैंने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की कि शायद न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में। क्या लिबर्टी का रंग भी सफ़ेद होता है? मैं पूछना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही उन सफ़ेद हाथों ने मेरी गर्दन को धर दबोचा। मेरे साथ दोहराओ कि वैज्ञानिक प्रगति ने इस शहर को खुशहाली और तरक्की में के आरामगाह में बदल दिया है। वैज्ञानिक प्रकृति ने इस देश को खुशहाली और तरक्की के आरामगाह में बदल दिया है। मैं बुदबुदाया। कहो कि रंग और जाति के भेद से ऊपर उठकर यहाँ के नागरिक एक दूसरे के सुख में हाथ बांटते हैं। रंग और जाति के भेद से ऊपर उठकर यहाँ के नागरिक मेरी आवाज़ बीच में ही फटने लगी। साफ साफ बोलो कि मैं भी दूसरे नागरिकों की तरह इस शहर में अपनी इच्छा के अनुसार जिंदगी जीने के लिए आज़ाद हूँ। उसकी गिरफ्त मेरी गर्दन पर कसती जा रही थी। मैं भी दूसरे नागरिकों की तरह आज़ाद हूँ। मेरी आवाज़ किसी गहरे पानी में गोता लगाती हुई महसूस हो रही थी और मेरी आंखें बाहर निकल आने को गई। इसके साथ ही उसने मेरी गर्दन पर अपनी सर्द हथेलियों को गीला कर दिया और मैं स्वयं अपने वजन तले लड़खड़ाता हुआ सड़क पर गिर पड़ा। मुर्दा और बेजान। मुझे देखकर लिबर्टी संतोष से मुस्कुराई। अपने सफ़ेद कंधों को उसने काले लबादे से ढका और उन अंधेरी गलियों में से होती हुई तो फिर से उस सड़क की ओर निकल गई जहाँ हेरल्ड एंड मैकलॉयड स्टोर के करीब वह टॉपलेस युवती फर्टिलाइजर के इश्तहार बांटी। जी, शुक्रिया। शॉकिंग है और ये लगभग 50 साल पहले लिखी हुई है, लेकिन आज भी कितनी ज़्यादा 50 नहीं 40 साल पहले। हाँ, ये लगभग 50 साल पहले की लिखी हुई है, तो आज भी कितनी रेलेवेंट है। बच्चे जन्म से कलर ब्लाइंड होते हैं, पर वो बड़े होते होते रंगों में फर्क करना सीख जाते हैं। जी हाँ। और देखिए मित्रों कि भाटिया साहब इस कहानी को पढ़ते हुए कितने उद्वेलित हो गए। दरअसल यह कहानी उद्वेलित करने वाली कहानी भी है। बार बार यहाँ पर रंग भेद के नाम पर जिस तरह से खूनी हिंसा का खेल खेला जाता है, यह पूरा विवरण लेखक अपनी ओर से दर्ज करता है। आप कुछ कह रहे हैं मनोज? विज्ञान की प्रगति का जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा विज्ञान में हम जितनी प्रगति कर रहे हैं, वो सारी प्रगति जो विकास है उसका वो एक खास दिशा में है और कुछ खास लोगों को पायदार करने के लिए वो विकास हो रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। विज्ञान का कोई रंग नहीं होता, विज्ञान की कोई जाति नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद विज्ञान जिन लोगों के हाथ में है वो उसे एक इस तरह का रंग देने की कोशिश करते हैं। जी हाँ। और जो अतिरिक्त उत्पादन है, यह कहानी कहीं न कहीं अमेरिकी वियतनाम युद्ध की याद दिलाती है। यह कहानी जो
एशियाई और अफ्रीकी देशों में जो भुखमरी की समस्या है उस ओर इशारा करती है। यह कहानी जो अतिरिक्त अन्न उत्पादन है अमेरिका में या यूरोप के कई देशों में, और उसका वो कैसे उसका दुरुपयोग करते हैं, उन पूरे गेहूं को और दूसरे खाद्य पदार्थों को जला देते हैं, इन सब की ओर यह कहानी जाती है। और सबसे बड़ी बात कि लिबर्टी के नाम पर जो साया है, वह कैसे वह लिबर्टी वाली जो लड़की है, जो साया है, वो वहाँ चली जाती है जो टॉपलेस खड़ी है और एक विज्ञापन कर रही है। तो यह जो उत्तर आधुनिक दौर से तो खैर पहले की कहानी है, मगर उसकी पूरी अनुगूंज इस कहानी में है। जो सुधा जी भी कह रही थी, अपने समय से आगे की यह कहानी है और 40 वर्ष पूर्व लिखी गई यह कहानी, लगभग 50 वर्ष पूर्व लिखी गई यह कहानी आज भी कितनी प्रासंगिक है, इसे हम समझ सकते हैं। नस्ल भेद हो, जाति भेद हो, धर्म भेद हो, इन आधारों पर न सिर्फ अलग अलग देश विभाजित हैं, बल्कि देश के भीतर भी कई ऐसे घेटों बने हुए हैं। यह कितना दुखद है। तो मैं तो चाहूंगा कि भाटिया साहब कुछ और बोले। इस कहानी का जब प्रकाशन हुआ सारिका में तो कैसी प्रतिक्रियाएं आई? ये कहानी, इस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली और ये कहानी अकेले मराठी में ही 3 बार प्रकाशित हुई अनुवादित होकर, और मेरे पास इसकी मूल प्रति जो थी वो, जैसा मैंने बताया, वो नष्ट हो गई थी, मेरे पास नहीं थी। और एक समय ऐसा भी था जब मैंने सोचा कि मराठी से मैं इसे दोबारा हिंदी में करने की कोशिश करूं, क्योंकि मूल प्रति नहीं थी। लेकिन हमारे पंजाब के मित्र का धन्यवाद, कपूर साहब का, जिन्होंने ये पत्रिका, हाँ मुझे याद नहीं है पूरा नाम उनका, जिन्होंने तुरंत मुझे, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे कुछ एक अलग अलग हिस्सों में लोग हैं। मैं भी गुजरात में भी एक सज्जन को जानता हूं जिनके पास सारिका के, साप्ताहिक हिंदुस्तान के और धर्मयुग के कई पुराने अंक हैं। स्वयं जब मैं सूर्यवाला जी पर कर रहा था एक सीरीज, सूर्यवाला जी की समय सिद्ध कहानियां, उसमें कई उस समय के आवरण हमें उनकी ओर से प्राप्त हुए जो गुजरात में रहते हैं। उनके पास साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका और धर्मयुग के कई पुराने अंक उपलब्ध हैं। तो यह कहानी बहुत ही खास है मित्रों, आप सभी ने सुना, और इस हम अगर संभव होगा तो इसका टेक्स्ट लेकर भी हम जनसुलभ पुस्तकालय के पेज पर रखेंगे ताकि लोग वहां भी इसको पढ़ सकें। यह कहानी बार बार पढ़ी जाने वाली कहानी है, बार बार सुनी जाने वाली कहानी है। शॉर्ट फिल्म अच्छी बन सकती है। और ये विकसित देशों के प्रोपेगेंडा मशीन को मतलब कहीं छोटे स्तर पे मतलब जो है उसको उजागर करता है। जी सिंबॉलिक रूप में तथाकथित विकसित बिल्कुल उनका प्रोपेगेंडा मशीन उसको। और जो बात सुधा जी ने कही कि हर बच्चे बेसिकली कलर ब्लाइंड होते हैं या हों तो कितनी अच्छी बात है, मगर बच्चे नहीं कहें, बचपन कलर ब्लाइंड होता है। मगर जैसे जैसे हमारे भीतर तमाम तरह के आरोपण कुत्सित राजनीति के कारण या और दूसरी जो हमारी जो कहिए कहीं न कहीं बुराइयां हैं, उन सब के कारण हमारे भीतर जो इस तरह के भेदभाव विकसित किए जाते हैं, यह कहानी उस पर भी व्यंग्य है। यह कहानी चर्चा होने के लिए किसी भी हद तक चले जाने को उतारू जो हमारे कलाकार मित्र हैं या और जो दूसरे लोग हैं, उनकी भी कहानी है यह, जहां वह सीधे सीधे हत्या को ही शूट कर रहा है। यह कहानी उस ओर भी जा रही है। और जो लिबर्टी वाली बात है कि तुम जबरदस्ती कहो कि हम आजाद हैं, जबरदस्ती कहो कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, यह जो बारीक सा जो व्यंग है उस समय पर, वह आज भी कितना प्रासंगिक है कि देखा जाए तो हर व्यक्ति तनाव में है, हर व्यक्ति सीमांकित हो रहा है, मगर उस पर यह ऊपर से उस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है कि तुम कहो कि सब कुछ ठीक है, तुम कहो कि तुम आजाद हो। तो यह जो जंगल कहानी का जो शीर्षक है मित्रों, यह भी कितना मौजू है कि देखिए कि शहर में और विकसित शहरों में शिक्षा के परिवेश में या तकनीक की आड़ में कैसे एक पूरा का पूरा जंगलीपन विकसित हो रहा है। एक बहसीपन जो सभ्यता के भीतर एक बहसीपन उभर रहा है। जो आधुनिकता है वह दरअसल कितनी जंगली होती चली जा रही है,
जिनके लिए इंसान का कोई मोल नहीं है, बचपन की निर्दोषता का कोई अर्थ नहीं है, और जिनके लिए सरेआम हत्या करवा देना और उसको शूट कर देना, ऐसी कई वारदात वास्तविक जीवन में भी हुए हैं। तो यह वास्तविकता और अवास्तविकता को मिलाता हुआ एक कोलाज है, जो बात शुरू में ही कहानीकार ने कही कि यह कैसी एक फंतासी कथा है। मगर यह फंतासी कथा किन किन मुद्दों पर हमारा ध्यान ले जाती है, किन किन जगहों की ओर हमें किन किन जगहों पर, किन किन विषयों पर सोचने को मजबूर करती है, हम यह भी देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाटिया जी, आज की इस गोष्ठी के लिए, इस कहानी का चयन करने के लिए। सचमुच यह एक मतलब बेहद डिस्टर्बिंग कहानी है, और बेहद डिस्टर्बिंग कहानी है, और हम इस तरह से डिस्टर्ब होकर अगर कुछ बन सके, हमारे भीतर कुछ अच्छाइयाँ विकसित हो सकें, तो यह इस कहानी की सफलता है। यह कई ग्लोबल विषयों को उठाती है, इसमें साहित्य का जो ग्लोबल परिप्रेक्ष्य है वह भी आता है, बीच बीच में ह्यूमर भी आता है, जो डेंटिस्ट वाला प्रकरण है या जो खुशवंत सिंह का है, और कई बार जो वह जो व्यक्ति है जो उसका शिकार है, उसके जो भीतर जो साहित्य की जो दुनिया रची बसी हुई है, उसको भी वह कैसे उजागर करता है। कई बार साहित्य के पठन पाठन से जो अवचेतन में कई चीजें होती हैं, वह भी उसका अनायास ही उपयोग कर लेता है, कभी अपने को बचाने के लिए, कभी कोई झूठ, कोई मतलब सुरक्षा के लिए, कुछ आड़ ले लेने के लिए, तो वह सब चीजें भी आई। बहुत बहुत शुक्रिया भाटिया जी, बहुत बहुत आभार आप सबका। और अब हमारे साथ सुधा अरोड़ा जी हैं। अभी इनकी जो है कहानियां हम लोग जनसुलभ पर सुन रहे हैं, आज कुछ कविताएं सुनेंगे। सुधा अरोड़ा जी। अर्पण जी तो बैंगलोर में भी छोड़ते नहीं। मैं तो कवि नहीं हूँ, पर हाँ कुछ कविताएं लिखी हैं, तो उनमें से छोटी छोटी 2-3 कविताएं सुनाती हूँ, क्योंकि समय नहीं है और आपको एयरपोर्ट के लिए निकलना है। छोटी छोटी 2-3 कविताएं। लेकिन जो कवि बनने की कथा है वह भी एक मजेदार कथा है सुधा अरोड़ा जी के साथ। मैं भी आजकल फ्रोजन शोल्डर का थोड़ा शिकार हुआ हूँ, तो जब बात बात में यह चर्चा सुधा जी से हुई, तो कैसे इस समस्या ने इन्हें कवि बनाया, थोड़ा इसको भी सुनते हैं। वो उन दिनों में राजेंद्र यादव जी पर एक लंबा आलेख लिख रही थी, संस्मरण, और उसमें बहुत करीब 1.5 महीना में बिल्कुल 24/7 उसमें लगी थी। तो काम करते करते मेरा दाहिना हाथ पकड़ गया। 2011 की बात है। तो एकदम हाथ उठता ही नहीं था, एकदम फ्रोजन शोल्डर हो गया, मतलब कंघी भी नहीं कर सकती, और दिमाग में इतनी खलबली मची रहती थी कि कैसे क्या लिखना है, पर लिख नहीं पा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो फिर कुछ कविताएं छोटी होती हैं, लिखना नहीं पड़ता, ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़ता। तो मैंने कविताओं की, अपनी कहानियों में से कुछ पंक्तियां उठा के देखी कि ये कविता लग रही है क्या। तो वैसे ही एक ट्रायल बेसिस मैंने कहा चल कुछ कविताएं लिखते, पर फिर वो एक बार लिखना शुरू हुआ तो वो फिर प्रवाह में लिखती चली गई। और बस वो 2011 में जो कविताएं लिखी, उसके बाद बहुत कम कविताएं लिखी, लेकिन मैं आपको कुछ नई जो लिखी हुई है वो छोटी छोटी कविताएं सुना रही हूँ जी। स्वागत। एक है दिहाड़ी मजदूर। ये हम लोग बम्बई में रहते थे, और हमारी बिल्डिंग के सामने एक इमारत, वो एक मोबाइल कृष था, जो मेरी कहानी कांच के इधर और उधर में आया है। मोबाइल कृष, वहाँ मैं जाती भी थी। वहाँ मजदूरों और जो दिहाड़ी मजदूर कामगार औरतें हैं, उनके बच्चे पढ़ते थे। और जब हमने वहाँ शिफ्ट ही किया था पवई में, तो मैं वहाँ जाती थी, और उस मोबाइल प्रेस को हटाकर उन्होंने नींव खोदते हुए हमने देखा, और फिर इतनी बड़ी तालिका वहाँ बनी। तो वो देखते हुए एक छोटी सी कविता लिखी थी। दिहाड़ी मजदूर, वे जो रोज सुबह खड़े मिलते हैं कतार में, वे हर रोज सुबह खड़े मिलते हैं कतार में, वे जिन्हें रात की रोटी के लिए काम चाहिए हर रोज, वे जो हमारी आलीशान इमारतों के लिए रखते हैं नींवें, वे जिनके खुरदुरे हाथों से रखी जाती हैं
ईंटें एक पर एक और बनती हैं दीवारें, वे जो बांसों के जाल पे खड़े खोलते फेंकते हैं बांस किसी बाजीगर की तरह, वे जो जान को हर वक्त रखते हैं हथेली पे, वे जो कमर पर नहीं बांध पाते सेफ्टी बेल्ट कि काम में बनी रहे मुस्तैदी, वे जिनकी दिहाड़ी से काट लेता है दलाल अपना हिस्सा, वे जो एक इमारत खड़ी होते ही उठा लेते हैं अपना डेरा दूसरी इमारत की नींव खोदने के आसपास, वे जिनके लेटने की जगह भी छिन जाती है जब इलाके में खड़ी होती है एक नई इमारत और हमारे क्षेत्र का होता है विकास। आखिरकार वे खुद ही चिने जाते हैं ईंट गारे की तरह प्रगति की दीवारों। जी बिल्कुल, ये हमारे आसपास की सच्चाई है जो इस कविता में बयां होती है। ये हमने देखा था वहाँ सेफ्टी बेल्ट नहीं बांधते क्योंकि उसमें देर लगती है काम में, तो वो एक मजदूर वहाँ से गिर के मर गया और वो लोग पहले ही साइन करवा लेते हैं कागजों पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मजदूरों को तो अंग्रेजी पढ़नी आती नहीं, इतना छोटा छोटा लिखा होता है उसमें वो अंगूठा लगवा लेते हैं और उसके बाद कोई उन पर केस नहीं किया जाता, कुछ नहीं, मर गए तो मर गए। और वे भी इस तरह से आर्थिक व्यवस्था में रहते हैं कि उन्हें रोजी रोटी की व्यवस्था करना ज्यादा आवश्यक लगता है सिवाय इसके कि वे अपने जान की चिंता करते हुए कुछ काम करें। इसी तरह जमीन के अंदर जो लोग गटर के अंदर उतरते हैं, गटर के सीवर बिल्कुल, सीवेज में जो गैस वाली समस्या है, गैस वाली समस्या वो भी जी इस हाँ, तरह की समस्या दिल्ली में भी कई घटनाएं ऐसी घट चुकी और हैं। लगातार होती है, सीवेज में बावजूद तो- इसके कि बहुत सारे नियम बना दिए गए हैं, लेकिन नियमों का पालन एक मराठी की एक फिल्म बनी थी इस पर, कोर्ट, जी बहुत बढ़िया फिल्म थी जी कोर्ट। जी। अब अगली कविता की ओर बढ़ते हैं। अगली 3 लाइनों की कविता है जो सच पर 3 कुछ पंक्तियों की 3 टुकड़े हैं। सच, आका के जी हुजूर वजीरों में, आका के जी हुजूर वजीरों में सच बोलने की आप कहा, सिर झुकाना ही जिनकी फितरत हो, सिर उठाने की उनमें टाप कहा। क्या बात, वाह। 2, हम सब सच जानते हैं और चुप हैं। सच तो ये है कि पूरा देश सच जानता है, पर हर आदमी ऐसा जांबाज नहीं होता कि हत्यारे पर उंगली उठाए और फिर सलाखों के भीतर मानसिक रोगी करार दिए जाने के लिए तैयार हो। वाह। सच 3, ओ मेरे सच, भीतर दुबक कर क्यों नहीं रह सकते, वाह, जब जब जुबां पर आते हो कहर बरपा। क्या बात, क्या बात। ओ मेरे सच, भीतर दुबक कर क्यों नहीं रह सकते, जब जब जुबां पर आते हो कहर बरपा। बस अब मैं इतना ही, क्योंकि समय नहीं है ज़्यादा, तो जी जी, शुक्रिया शुक्रिया सुधा जी। मनोज जी कुछ कहेंगे? नहीं, मेरे पास कहने का शब्द नहीं है और मेरे पास समय का अभाव है। मैं लेखक आयोजक अर्पण से हमको आमंत्रित करता हूँ कि अपने वो नई उपन्यास 25 वर्ग गज के कुछ अंश जी, शुक्रिया मनोज जी। ये उन्होंने बताया मुझे, जैसा मैंने उपन्यास नहीं पढ़ा है, लेकिन उन्होंने बताया कि ये उपन्यास उन बहुत छोटे छोटे मकानों के बारे में है जो महानगरों में आजकल अक्सर दिखाई देते हैं। और मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि ये समस्या सिर्फ दिल्ली की या हमारे शहरों की नहीं है। आप सिंगापुर में जाएंगे या हांगकांग में जाएंगे, उसी तरह के इतने दड़बेनुमा मकान आजकल दिखाई देते हैं वहाँ, जिनमें लोग कैसे रहते होंगे ये कल्पना कर पाना नहीं है। जी जी, शुक्रिया थोड़ा इधर आ जाइए। जी, शुक्रिया। यहाँ इस कुर्सी पे आ जाइए, मुझे जरा सा। जी जी जी। और मैं चाहता हूं कि हमारे मित्र जो अनुज जी हैं वे कुछ देर के लिए यहाँ बैठें, क्योंकि कैमरे को भी देख रहे हैं। मनोज और अनुज 2 भाई हैं और एक भाई और हैं, और तीनों भाई यहीं बेंगलोर में रहते हैं। बैठिए सुधा जी। और सुधा जी के घर में तो कई लोग IITian हैं
स्वयं भाटिया जी दोनों जी। IIT हैं। और ये दोनों भाई IITian हैं और तीसरा वाले भाई भी जो आज नहीं है। तो आज साहित्य की इस गोष्ठी में बेसिकली जो IIT पास आउट्स हैं उनकी जो मेजोरिटी भी है, तो अच्छा लग रहा है कि इस तरह से कई सारे इंजीनियर्स और तकनीक से जुड़े हुए लोग या कई ऐसे लोग जो व्यवसायों में हैं या जो दूसरे कार्यों में हैं, मैनेजमेंट्स में हैं, वह साहित्य में रुचि रखते हैं, लिख पढ़ रहे हैं। भाटिया जी तो खैर साहित्य में काफ़ी काम कर रहे हैं, अनुवाद भी, स्वतंत्र लेखन भी, यात्रा संस्मरण भी, कई ऐसी विधाओं में हैं और लगातार इनके कुछ एक स्तंभ काफ़ी चर्चित रहे। हमारे यहाँ भी इन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ा है और हम चाहेंगे कि आगे और कुछ चीज़ें जो हैं इनकी हम यहाँ जनसुलभ पुस्तकालय के मंच से भी ला सकें। तो मुझे अच्छा लगा कि अनुज जी भी हमारे साथ कैमरे के पीछे तो थे ही, अभी कैमरे के समक्ष भी हैं, मगर थोड़ा सा कैमरे का भी ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि वह गिर न जाए। चलिए जी। उपन्यास की ओर। जी, तो मैं इसके एक दो अंश पढ़ता हूँ। अच्छा लग रहा है कि एक कथाकार और एक उपन्यासकार के सानिध्य में मैं अपना यह उपन्यास अपने इस उपन्यास के साथ हूँ। और यह भी एक कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके माता पिता उसे मैरीन इंजीनियर बनाना चाहते हैं, मगर वह मैरीन इंजीनियर नहीं बनता है, जबकि उसके पिता कहते थे कि जो भी उस खास दिवस को पैदा होता है वह मैरीन इंजीनियर बनता है। पूरे घर में उसका माहौल था, मगर कैसे संयोग घटता है वह देखिए। और बाद में फिर वह बिहार के एक जिले से दिल्ली आता है और छोटे मकान में रहता है, बनाता है। और लड़की जिससे वो बाद में शादी होती है वह कैसे अपने को एक तरह से अज्ञातवास में रख लेती है। बिहार की एक स्त्री दिल्ली के छोटे से मकान में, उनको उसे बड़ा अजीब लगता है कि इतना छोटा मकान भी हो सकता है क्या। और गृहस्थी के कई तनाव आते हैं, कई झगड़े होते हैं, मगर अंततः ये लोग अपनी दो छोटी बच्चियों के साथ जो जुड़वा हैं न सिर्फ दिल्ली को छोड़ते हैं बल्कि वापस अपने मूल प्रदेश की ओर लौटते हैं। मगर वह समस्या इस दंपति की छूट जाती है, छोटे घर में रहने की समस्या। मगर ऐसे हजारों लोग, लाखों लोग आज भी जो इन छोटे मकानों में रह रहे हैं और उन तमाम तकलीफों से गुजरते हैं। तो एक दो हिस्से पढ़ता हूँ, शुरुआत का एक हिस्सा और बीच में कुछ ऐसा हिस्सा जिसमें यह जो शीर्षक है 25 वर्ग गज, इसकी भी कुछ जो है इसके कुछ चित्र आ सके। शुरू का पढ़ता हूँ। यह उपन्यास मित्रों वर्ष 2017 में प्रकाशित हुआ था। तब मैं जयपुर में ही था और संयोग से भाटिया जी भी जयपुर के रहने वाले हैं। अब एक ग्लोबल नागरिक मैं इनको कहूँगा, क्योंकि क्या जयपुर, क्या मुंबई, क्या बेंगलोर, कई कई जगहों पर आप पाए जाते हैं। पढ़ता हूँ। जटाशंकर बाबू कहाँ तो सबों से यह कहा फिरते थे, देखिए अभिषेक का जन्म जिस दिन हुआ है ना, उस दिन पैदा होने वाले कई लोग पूर्व में मैरीन इंजीनियर बने हैं। रांची के तिवारी साहब का बड़ा बेटा गुंजन तिवारी, गया के नरेश साहब का छोटा बेटा रणधीर साहब, और हाँ, छपरा वाले राम लखन सिंह का मंझला बेटा अवधेश सिंह, सभी तो बने हैं। सो मेरा यह बेटा आगे चलकर मैरीन इंजीनियर ही बनेगा, देख लीजिएगा। मगर जब उसी अभिषेक ने मैट्रिक के बाद साइंस की जगह आर्ट्स में अपना नामांकन कराया तो वे एक शब्द नहीं बोले, जबकि स्ट्रीम बदलने के साथ ही पुत्र के माध्यम से देखे गए उनके सभी सपने एक झटके में धराशायी हो गए। जमालपुरा गांव की आबो हवा मौसम के अनुरूप बनती बिगड़ती रहती थी, मगर दक्षिणी छोर पर स्थित उस गांव का एकमात्र जोहड़ जलकुंभियों से सालों भर भरा रहता था। दक्षिण टोले में कई घरों के उपयोग हेतु निर्मित गांव के इस सबसे बड़े साझे कुएं का पानी उस जोहड़ में गिरता था। हिष्ट पुष्ट दिखती हरी भरी जलकुंभियां अभिषेक को बचपन से ही बड़ी आकर्षित करती थी। कीचड़ मिश्रित गंदले पानी से कभी कभार उसके गुच्छे को बाहर निकाल बच्चे उसे पैरों तले दबाते। इससे जो आवाज निकलती, अभिषेक सहित सभी बच्चों का उससे बड़ा मनोरंजन होता।
उसी से लगे गांव के बथान पर बरगद और पीपल की छाया तले सभी ग्रामवासियों की हंसी ठिठोली सुबह से लेकर देर शाम तक जारी रहा करती थी। इन दो विशाल वृक्षों के नीचे गांव जवार के कितने घरों के झगड़े सुलझाए जाते। ये दोनों वृक्ष गांव के बुजुर्गों के भी बुजुर्ग थे। इनकी विशालता और छाया उतनी ही स्वाभाविक थी जितनी कि हल जुते खेतों की मिट्टी से आती खुशबू। गांव के बाहरी हिस्से पर आमने सामने खड़े बरगद और पीपल के दोनों वृक्ष जिंदगी और मौत के एक साथ गवाह थे। बाहर से जब साधुओं की कोई मंडली आती, उनके ऊंट इन्हीं दो वृक्षों के नीचे आराम करते। बहुत पहले 80 के दशक में अभिषेक की चचेरी बहन की शादी में उसके ससुराल से हाथी और घोड़े आए थे। तब रात में समधी मिलन इन्हीं वृक्षों के फैलाव के नीचे थोड़ी आगे वाली खेतों में संपन्न हुआ था। बाद में विवाह में हाथी घोड़े तो आने बंद हो गए, मगर परंपरा अनुसार उन्हीं खेतों में समधी मिलन अब भी हो रहे थे। पटाखों और जनरेटर जनित प्रकाश व्यवस्था में ये वृक्ष दो परिवारों के नए रिश्तों में बंधने की घटना के मूक गवाह होते। बांस की दो खपचियों पर तनी रस्सी पर नटनटी का खेल भी यहीं पर होता। यह अभिषेक जो इस कथा का नायक है इस उपन्यास का, उसके गांव का चित्रण है। मान्यता थी कि पीपल गांव के दिवंगत पूर्वजों की आत्माओं को शरण देता है और उन्हीं पूर्वजों के आशीर्वाद से बरगद की छांव में गांव की वंश वृद्धि होती है। बरगद से झूलती उसकी जड़ों से लटकते हुए कितने बच्चे किशोर हुए और कितने युवा वृद्ध। इसकी विशाल जड़ के एक खोखल में पूरे गांव के फूटे हुए शीशे जमा किए जाते। अभिषेक के बाल मन को तब समझ नहीं आता था कि पूरी तरह से भरने के बाद उन शीशों का ढेर अचानक कहां चला जाता है। इसी बरगद के नीचे क्या बच्चे और क्या किशोर सभी गुल्ली डंडा खेलते। इसकी उबड़ खाबड़ जड़ों पर दूसरे गांवों को जाते राहगीरों की खैरियत पूछी जाती। इन्हीं दो पुराने पेड़ों के नीचे पुरानी दोस्ती टूटती और कुछ समय तक कसक झेलने के बाद बिछड़े हुए दोस्त पुनः एक हो जाया करते। गांव छोटा था और वहां बड़े झगड़ों की जगह नहीं थी। मुट्ठी भर लोगों के बीच मनमुटाव होता और वक्त के साथ उन छोटी मोटी टकराहटों के समाधान निकल आते। तब जमालपुरा गांव में बिजली नहीं आई थी। ठंड के मौसम में ठंड कड़ाके की पड़ती और गर्मी में तपते सूरज का जलवा भी देखने लायक होता। ठंडक से भरी रातों में लोग अपने घरों में फर्श पर पुआल बिछाकर सोते और गर्मी से भरी दोपहरी में लोग इन्हीं बरगद और पीपल की छायाओं तले कभी अपने गमछों पर तो कभी उसके बगैर भी लेटे होते। उन खुले श्याम वर्णी शरीरों पर चींटियां निर्द्वंद भाव से विचरण किया करती। बरगद से गिरे नन्हे लाल फल के अंश देह पर इधर उधर बिखरे हुए होते, मगर वे देहें आराम से खर्राटे मारती हुई सो रही होती। युवा और वृद्ध दोनों इन लंबी दोपहरियों को उम्र की सीमा से आगे जाकर एक साथ काटते। अलग अलग झुंडों में लोग घंटों ताश खेला करते। बरसात के मौसम में बरगद पर बगुले आकर अपना डेरा बसाते और उन्हें देखना, उन पर चर्चा करना गांव वालों का उस दौरान एक प्रमुख शगल होता। अगली बार किसके शरीर पर पच से सफेद तरल पदार्थ गिरेगा, बगुले की पोटी, अगली बार किसके शरीर पर पच से सफेद तरल पदार्थ गिरेगा, लोग ऊपर बगुले और उसकी हरकतों की ओर देख इसका अंदाजा लगाते। कभी सफल होते तो कभी असफल। अभिषेक ज्यादातर अपने घर में ही रहता, मगर जब भी बाहर निकलता उसे अपने बथान के ये दृश्य बरबस अपनी कैद में ले लेते। 1991 का वर्ष था। नए वर्ष के पहिए को आगे बढ़े अभी कुछ एक समय ही हुए थे कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी। अभिषेक को भली भांति याद है मई की वह सुबह। अपने घर से लगे और उसके बाहरी हिस्से में बने दालान में वह सो रहा था।
तभी उसे झकझोरती हुई उसकी मां ने उसे यह खबर सुनाई। पास के घर में तेज आवाज में बीबीसी के समाचार आ रहे थे। वहीं से यह खबर मां को पता चली। अभिषेक का किशोर मन सकते में रह गया। फिर कुछ देर बाद यही खबर 8 बजे के राष्ट्रीय प्रसारण में भी आई। अभिषेक को याद आया उसके गांव के कई घरों पर यह नारा लिखा हुआ होता था, गांवों पर लाली है वो फोर्स की दलाली। उसे स्मरण हो आया कि अपने स्कूल के दिनों में कैसे वह 15 अगस्त पर दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से बीपी सिंह का भाषण मंत्रमुग्ध होकर सुना था। उसके किशोर मन को जरा विस्मय होता था कि एक नारा किसी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा सकता है और किसी दूसरे को वह कुर्सी दिला सकता है। गांवों में, खासकर जमालपुरा गांवों में लोगों को राजनीति में काफी दिलचस्पी थी। लोग न सिर्फ समूह में बैठकर समाचार सुनते बल्कि उसके बाद उसे लेकर चर्चा भी खूब करते। बाद में कांग्रेस के नरसिंह राव की सरकार आई। तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कर दी थी और देश में उन्मुक्त बाजार का शोर शराबा बढ़ने लगा। मगर गांव अभी पुराने ढर्रे पर ही चल रहे थे। अभिषेक उन दिनों इन बातों को भली भांति कहां समझता था, मगर आए दिन वह इसके बारे में कभी रेडियो समाचार में तो कभी माया और इंडिया टुडे जैसी पत्रिकाओं में पढ़ा करता। बोर्ड की परीक्षा दी जा चुकी थी और अभिषेक को बोर्ड में कुछ बेहतर अंकों की प्रतीक्षा थी। एक छोटा सा हिस्सा पढ़ता हूं, दिल्ली निकलने का हिस्सा है। इसके बाद एक आध हिस्सा पढ़ूंगा जिसमें 25 वर्ग गज के दर्द आते हैं। इस बीच अभिषेक एक बार अपने निकटवर्ती शहर मसौढ़ी जाकर आईआईटी की प्रवेश परीक्षा की प्रश्नावली और उसके सॉल्व्ड पेपर्स ले आया। उन्हें समझ पाना या उन प्रश्नों का समाधान निकालना अभी उसके बश का खैर कहाँ था। हाँ, उसके बारे में एक आउटलाइन को जानने बूझने के लिए उसके उत्साहित मन ने कुछ किताबें खरीदी थी। गणित और विज्ञान में उसकी प्रतिभा और रुचि दोनों ठीक ठाक थी, मगर वह इन विषयों में कुशाग्र था और उसे अब तक यही पता था कि साइंस पढ़कर ही जिंदगी की ट्रेन में सफलता की सीट हासिल की जा सकती है। उसे इसके आगे का सच अभी किसी ने शायद बताया नहीं था। जिंदगी की ट्रेन पेचोखम से भरे जिन रास्तों से गुजरती है वे रास्ते बड़े रहस्यमय होते हैं और उनसे होकर छुक छुक करती जाती ट्रेन। वह एक ऐसी ट्रेन होती है जिसकी सीटें आपस में म्यूजिकल चेयर खेल रही होती हैं। इस चक्कर में उस पर सवार लोगों को पता भी नहीं चलता और उनके नीचे से सीटें खिसकती चलती हैं। जिस चमचमाती सीट पर आकर कोई अपना कब्जा जमाता है, बाद में वह सीट किसी और के हिस्से में आ जाती है। जो कभी थका हारा और उदास था, सहसा उसके सामने एक नई नवेली और गद्देदार सीट प्रकट हो जाती है। यही जीवन है और जीवन का कुछ ऐसा ही उलटफेर है। हर एक को अपने हिस्से का जीवन जीते हुए इस उलटफेर का सामना करना पड़ता है। अभिषेक जीवन की इस ट्रेन में सवार होने के लिए अपनी कमर कस चुका था और उसे आगे आने वाली उलझनों को खुद ही सुलझाना था और उनसे बचते बचाते आगे बढ़ना था। बाकियों की तरह उसे भी अपना भविष्य पता नहीं था, मगर एक भरोसे और सदिच्छा के साथ वह आगे बढ़ने के रास्ते पर निकल चुका था। यह जो मित्रों इस उपन्यास का नायक है अभिषेक, उसके किशोर वय की जो कहानी है वह है कैसे वह क्रमशः उसके भीतर बदलाव हो रहे हैं। वह साइंस की जगह आर्ट्स में आता है, फिर वह 2 वर्षों तक पटना रहता है और फिर दिल्ली आता है। दिल्ली में छोटी सी नौकरी करता है, फिर एक 25 वर्ग गज जो घर है, जो जिसको हम सेटलमेंट कॉलोनी कहते हैं, लोगों को मुहैया कराया गया उत्तरी दिल्ली में और कई अन्य दिल्ली के कई अन्य हिस्सों में भी, गांधी विहार, नेहरू विहार, जहांगीरपुरी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास के, और साउथ दिल्ली में भी जमुना पार भी ऐसे कई हिस्से हैं जहां ऐसी चीजें हैं। तो एक छोटा सा हिस्सा मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ जिसमें यह जो 25 वर्ग गज की जो समस्या है वह कुछ आ सके, और उसके बाद हम लोग धन्यवाद प्रस्ताव के लिए अनुज जी से अनुरोध करेंगे कि वे
कुछ इस विषय पर बोलें, तो मैं एक हिस्सा निकालता हूं जिसमें गृहस्थी का तनाव और कुछ और चीजें आ सके। जी, यह सुनिए, यह हिस्सा सुनिए। क्या होता है 25 वर्ग गज? 25 फीट गुना 9 फीट, कुल 225 वर्ग फीट। मगर इसी 25 वर्ग गज में घर बनाकर कई युवा वृद्ध हो चुके या स्वर्ग सिधार गए, तो कई बच्चे यहाँ पैदा होकर आज युवा बन चुके हैं। पूरी की पूरी पीढ़ी ऐसे मकानों में रहकर खप चुकी है और आगे की पीढ़ी उसकी तैयारी में। एक बिस्तर पर कब्जा जमाए और पूरे मोहल्ले में इधर उधर भटकते हुए पंडित दीनदयाल चौबे उन दिनों अपनी वृद्धावस्था काट रहे थे। नेहरू कॉलोनी में रहने वाले कई वृद्धों में से एक वृद्ध वे भी थे, और संयोग कुछ ऐसा था कि अभिषेक ने अपने मकान का फ्लोर भी उन्हीं की गली में खरीदा था और बनवाया था। अभिषेक के घर के सामने के 2 मकान छोड़कर बाईं ओर चौबे जी का 25 वर्ग गज वाला अपना स्वतंत्र घर था। चौबे जी अपने मकान के मूल अलॉटी थे, जबकि अभिषेक को दूसरे माले पर स्थित यह फ्लोर कोई 2 बार बिकने के बाद मिला था, जो पावर ऑफ अटॉर्नी से दिल्ली में आज भी घरों की खरीद फरोख्त होती है, जमीनों की। जो मकान 80 के दशक में लोगों को 500-500 रुपए में सरकार की ओर से दिए गए थे, वही मकान 21वीं सदी की शुरुआती दशक तक आते आते लाखों में बिकने लगे। दिल्ली सरकार ने अपने यहाँ स्लम विभाग की स्थापना कर रखी थी, जिसमें ऐसे मकानों की कॉलोनी को जे कॉलोनी कहा गया। जे कॉलोनी अर्थात झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए लोग जो उत्तरी दिल्ली में शुरू में शरणार्थी कैंपों में रहे, वे अब इन कॉलोनियों में रहने लगे थे। किंग कैंप, जिसको हम सभी जानते हैं। दीनदयाल चौबे 70 पार कर चुके थे। मूलतः बनारस के रहने वाले चौबे जी अरसे से इसी नेहरू कॉलोनी में रह रहे थे। जब अभिषेक ने सी ब्लॉक में 25 वर्ग गज का दूसरा विवादित तल खरीदा था, तब दीनदयाल ने शुरू में उसे अपनी गीदड़ भभकियों से अप्रत्यक्ष रूप से डराना चाहा। मगर जमालपुरा से पटना और वहां से दिल्ली तक घाट घाट का पानी पी चुका अभिषेक भी 25 पार की अपनी अवस्था में भी 75 पार वालों के कान काटने लगा था। दिल्ली की भागम भाग और घोर असुरक्षा के बीच उसने अपने तन मन दोनों को लोहा बना लिया था। वह अब तक हर तरह की पैंतरेबाजी में माहिर हो चुका था। एक दुस्साध्य सा राजमिस्त्री था मोहन, जो मकान मालिकों के नियंत्रण में जरा मुश्किल से ही आया करता, इसलिए ज्यादातर लोग उसे अपने यहाँ काम देने से ही चकते थे। शुरू में महीनों तक वह दीनदयाल के घर में काम करता रहा। बाद में जब वही मोहन अभिषेक का घर बनाने लगा, तो कई बार उसको लेकर अभिषेक और दीनदयाल के बीच शीत युद्ध सी स्थिति जब तक बन जाया करती। जिस तरह 2 बहुरूपीय एक दूसरे के रूप गढ़ने की सारी विधियों से अवगत होते हैं, उसी तरह अभिषेक और दीनदयाल भी दूर दूर से चलते हुए न सिर्फ एक दूसरे के शाब्दिक प्रहारों से खुद को बचाते थे, बल्कि उसका प्रत्युत्तर भी उतने ही तीखे रूप में दिया करते। मोहन झांसी के पास महोबा कस्बे से आया था, जहां की लोक प्रचलित आल्हा उदल की वीरता परक कहानियों के बारे में अभिषेक ने अपने गांव में भी सुन रखा था। मोहन भी उसी महोबा की कई वीरतापूर्ण कहानियां सुनाया करता। एक दिन चौबे जी ने अपनी छत पर खड़े होकर बड़े भद्दे तरीके से अपनी छाती फुलाए अभिषेक से कहने लगे, हाँ भाई अभिषेक, कैसा काम कर रहा है मोहन? सब लोगों के बस का नहीं है इससे काम करवाना भी। अभिषेक कहाँ चुप रहने वाला था, वह अपनी छत पर उससे भी तेज आवाज में बोला, हाँ चौबे जी, यह तो आप ठीक ही कहते हैं, सब इससे काम नहीं करवा सकते, मगर उन सब लोगों में किसके यहाँ कितना काम करना है और किसे कितना ठगना है, यह मोहन भली भांति जानता है। चौबे जी को अभिषेक से ऐसे किसी उत्तर की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि इस तरह की बातों से अभिषेक निरुत्तर हो जाएगा, मगर यहाँ तो उन्हें इस अभिषेक के रंग ढंग में अपनी ही जवानी के स्मरण हुआ है। उन्हें लगा यह तो उनसे भी बड़ा तीरंदाज है। चौबे जी को तब यह समझने में
ज्यादा देर नहीं लगी कि मासूम और काफी हद तक निर्दोष दिखने वाला यह युवक हर तरह की आग में तपाया है। उन्हें लगा कि कल के इस लौंडे से मिलकर ही रहने में भलाई है, फिर क्या था। बूढ़ी आंखों ने अपनी अनुभवी आंखों से अभिषेक के अंदर वह आग देख ली जो कल होकर मोहल्ले में चल रहे शीत युद्ध में उनकी पाली में रहकर उनके दुश्मन का हाथ जला सकती है। कल का समीकरण जाने कैसा हो और गली का उनका कौन सा विरोधी उसे अपने खेमे में लेने की कोशिश करे, उसके पहले उन्हें अभिषेक नाम के इस मोहरे को अपने गुट में ले लेना उपयोगी लगा। दरअसल मोहन नेहरू कॉलोनी का एक कुख्यात राजमिस्त्री था। वह हर रोज शराब का सेवन करता और किसी न किसी महिला कूली के साथ अपनी रातें बिताना उसे पसंद था। कूली से उसका क्या आशय था यह अभिषेक को मालूम न था। उसे मोहन ने ही बताया, बाबूजी, मकान बनाने के दौरान जो महिलाएं ईंट गारा उठाती हैं उन्हें कूली कहा जाता है। राजमिस्त्री लोग इनसे गंदा मजाक तक करते हैं, कईयों के तो इनसे अवैध संबंध बन जाते हैं। मोहन गुटके से सने अपने मसूड़े दिखाते हुए एक रहस्यमय हंसी हंसा। उसकी आंखों में वासना और खिलंदड़ी के मिले जुले रंग साफ दिख रहे थे। खुद मोहन ने मजाक में उसे भी कोई कूली सौंपनी चाहिए थी, मगर उसने अपने राजमिस्त्री के इस प्रस्ताव पर प्रकट रूप से कोई ध्यान न दिया था। मोहन की इस बात पर वह कई दिनों तक सोचता रहा और उसके जेहन में रह रहकर उसके घर में काम कर रही कोली का तराशा शरीर आ जाया करता। तब उन्हें अपने घर में काम करता हुआ देख उसके कुमारे शरीर के भीतर कई दिनों तक सितार बजता रहा था। तो इस तरह से अलग अलग जगहों की यह कहानी है और मकान बनने की भी कहानी है, फिर अभिषेक की गृहस्थी की कहानी है और फिर उस गृहस्थी में यह मकान एक विलन के रूप में कैसे आ जाता है। अभिषेक का गांव अभिषेक को हीरो मानता है कि उसने दिल्ली में घर खरीद लिया है, अपनी छत है, सिर छुपाने की जगह है, मगर उसके ससुराल के लोग या उसकी पत्नी ही स्वयं इस नरक को कैसे जो है इस नरक को भोगती है और कैसे जो है तकलीफ आती है। एक अंतिम हिस्सा पढ़ता हूँ और उसके बाद जो है आज की यह साहित्यिक संध्या हम लोग इसको विराम देंगे। इस संध्या को एक जो गाना है जितेंद्र जी, गरजत बरसत सावन आयो। 25 वर्ग गज के मकान में क्या होता है यह देखिए। छोटा सा हिस्सा पढ़ता हूं। गरजत बरसत सावन आयो उपखंड है। कई बार बारिश के दिनों में जब तेज बारिश होती, पेयजल की सप्लाई कर रहे और दिल्ली में चारों तरफ फैले सीमेंट के बने बड़े बड़े गोलाकार पाइपों में जहां तहां लीकेज हो जाता, जिससे बारिश या सड़क पर के बारिश का मैला पानी उसमें घुस जाता। तब जल बोर्ड द्वारा पानी की आपूर्ति बंद कर दी जाती। ऐसे में एक तरफ जहां बाहर चारों ओर पानी ही पानी होता, वहीं घर के अंदर लोग दैनिक जीवनचर्या के लिए पानी की कमी से जूझ रहे होते। ऐसे में अभिषेक कई बार अपने कुछ टब और बाल्टियों को घर की छत पर रख आता और जब वे भर जाते तब उन्हें नीचे लाकर उसके पानी को किसी और बर्तन में भर लेता और खाली बाल्टी को पुनः छत पर रखकर आ जाता। हर चीज के देशीकरण करने में माहिर अभिषेक को यह पता न था कि वह रेन हार्वेस्टिंग का देशीकरण कर रहा है। फर्क बस इतना था कि रेन हार्वेस्टिंग में पानी को जहां वापस धरती के जल स्तर तक ले जाकर वहां तैरते पानी में उसे मिला दिया जाता है और जो बाद में मनुष्य के ही काम आता है, वहीं यहाँ बारिश में अभी अभी बरसे पानी को जमा कर अभिषेक उन्हें बाथरूम में काम में ले आता। अब तक वह 2 राउंड पानी ला चुका था। छोटी बच्चियों को नहलाने धुलाने पॉटी से सने उसके कपड़ों को ज्योति धो रही थी। गीले कपड़ों को कमरे में सीलिंग फैन चलाकर सुखाया जा रहा था। अंदर बाहर हर तरफ नमी ही नमी थी। अभिषेक सोच रहा था पानी रखने की और जगह तो है नहीं, इसलिए बारिश छूटने से पहले पानी का जितना इस्तेमाल हो सके उतना हो जाए और फिर आखिर में वह कुछ बाल्टी पानी भरकर छोड़ देगा। इन ख्यालों में खोए अभिषेक के अंदर चीते सी फुर्ती आ गई थी।
वह तीसरे राउंड का पानी छत से लेने जा रहा था। एहतियातन खड़ी सीढ़ियों पर बड़े आराम से और पांव दबा दबा कर वह नीचे उतर रहा था, मगर द्वितीय तल पर जब वह आ गया और बाथरूम में जाकर बाल्टी को रखने ही जा रहा था कि वहां गेट के बाहर सर्फ मिश्रित पानी पर पांव फिसलते ही वह बाल्टी समेत फर्श पर गिर गया। वह पीठ के बल नीचे गिरा था। उसकी कमर में चोट आई और उसका दायां पांव दरवाजे के ऊपर लगे एल्युमिनियम के चदरे के धारदार किनारे से जा लगा। एल्युमिनियम का यह चादर दरवाजे के निचले किनारे को थोड़ा छोड़ने लगा था। उसके पैर से भक भक खून बहने लगा। उसके मुंह से जोर की चीख उठी। ज्योति घबराई हुई उस तक आई। पीछे से दोनों बेटियां। कमरे में बिस्तर पर लेटा अभिषेक इस समय एकदम शांत था। खाली समय में झट से टीवी चालू कर देने वाला अभिषेक इस समय उसी टीवी की ओर पीठ किए हुए लेटा था। कमरे में जिस तरफ उसका मुंह था उधर एक कोने में बाहर की ओर निकला एक वार्डरोब था। उसके अंदर पड़ा सारा सामान कमरे में एक तरफ रखा हुआ था। छोटी मोटी बारिश को तो यह घर झेल लिया करता, मगर इस साल दिल्ली में कुछ ज्यादा ही बारिश हुई थी। ऐसे में दिल्ली के कच्चे मकानों की काफी क्षति हुई थी। अभिषेक का यह मकान भी इतनी धुआंधार बारिश में जगह जगह से बोल चुका था। उसके घर की तीनों मंजिलों पर स्थित तीनों कमरों में एक एक वार्डरोब बने हुए थे और तीनों वार्डरोब में रखे सामान खराब हो रहे थे। उनमें काफी सीलन आ गई थी। 5 इंच की दीवार भला तेज बारिश की बौछारों को कितने दिनों तक रोकती। एक दूसरे से सटे इन मकानों की दीवारों में जो थोड़ा बहुत गैप बच जाता है, लोग उसे सीमेंट से भर तो देते हैं, मगर पानी की धार में कुछ ऐसी चमत्कारी शक्ति होती है कि उसके आगे मनुष्यों की गई सारी जुगत खुद पानी पानी हो जाती है। कुछ देर तक निर्विकार भाव से अभिषेक उन सामानों को देखता रहा। उनमें से कई ज्योति के भारी भरकम कपड़े थे। शादी में पहना हुआ उसका लहंगा, जरीदार साड़ी, मेकअप के सामान, खुद उसका सूट आदि। वार्डरोब की लंबाई चौड़ाई पर्याप्त नहीं थी, इसलिए सूट जहां तहां से मुड़ चुका था। अभिषेक जिस तरह से भीड़ भरी बस में ऑफिस जाता, ऐसे में उसका सूट पहनकर जाना कतई संभव नहीं था। दूसरे अपने पद के हिसाब से भी उसे यह उपयुक्त न लगता। अपनी पत्नी के लहंगे और अपने सूट को यूं आजू बाजू में एक साथ पड़ा हुआ वह पहली बार देख रहा था। उसे अपनी शादी की पहली रात याद हो आई। कुछ देर वह उन मधुर स्मृतियों में खोया रहा। फिर सहसा उसे अपने कंधे पर गृहस्थी के जुए का भार महसूस हुआ। वह एक फीकी हंसी हंसकर रह गया। उसकी नजर एक बार फिर बारिश की नमी से बचाने को बाहर निकले उन कपड़ों की ओर गई। उसे लगा कि उन कपड़ों में स्वयं वह और उसकी पत्नी है, जो इस तरह गरिमाहीन तरीके से एक जगह पड़े हुए हैं। तो क्या शादी की सारी रूमानियत एक कोरी कल्पना है? शादी के ये जोड़े जिन्हें पहनकर दुल्हा और दुल्हन एक रात के लिए राजा और रानी बन जाते हैं, बाद में अपने पहने जाने को लेकर ही तरसते हैं। घर में इधर से उधर उन्हें बस संभाल कर रखने की कोशिश की जाती है। शादी की रात सजते चमकते दुल्हा दुल्हन मानो मिट्टी के रंग रोगन किए खिलौने हैं, जो मेलों से आकर घरों में सजा दिए गए हैं। कुछ दिनों तक तो उनका खूब ध्यान रखा जाता है, फिर धीरे धीरे उन पर धूल जमने लगती है और एक दिन मिट्टी का खिलौना जमीन पर गिरकर टूट जाता है। अपने बिस्तर पर पड़े अभिषेक को कुछ पलों के लिए अपना शरीर एकदम से बेजान लगा। उसे ज्योति का भावहीन चेहरा याद हो आया। तो क्या वे दोनों भी अब मिट्टी के टूटे हुए खिलौने हैं? उनके ज़हन में सहरसा में उनके ससुराल की उन लड़कियों के चेहरे कौंध गए, जो शादी के इंतजार में अपनी छिजती जवानी को सही सलामत रखने के लिए जाने कितने तरह की उपक्रम किया करती हैं। तो क्या उनके सपनों का कोई अर्थ नहीं है? क्या वे भी एक दिन मिट्टी के ऐसे ही दरके हुए खिलौने हो जाएंगे? सहसा उसके पैरों में लगी चोट से एक टीस उठी। वह वर्तमान में आ गया। उसके पैरों में बीटादीन से तर की हुई पट्टी लगी थी। कमरे में सूखते कपड़ों की सर्फ मिश्रित गंध, वार्डरोब से निकाले गए कपड़ों के भीतर बसी
पुरानेपन की बास और अब बीटाडीन की यह तेज गंध सब मिलकर एक बेमेल खिचड़ी बना रहे थे। अभिषेक की संवेदनशील नाक इसे नाकाबिले बर्दाश्त बतला रही थी, मगर उसके चोटिल पैर उसे बिस्तर से न उठने की हिदायत दे रहे थे। ज्योति निचले फ्लोर पर किचन में चली गई थी। दोनों बच्चियां भी नीचे वाले कमरे में खेल रही थीं। अभिषेक ने बगल में रखा हुआ रेडियो चला दिया। FM गोल्ड पर अपने जमाने का एक लोकप्रिय गाना आ रहा था, गरजत बरसत सावन आयो रे, रिमझिम मेहा बरसे। अभिषेक अपनी आंखें बंद किए उस गाने को सुनता रहा। बंद अंधेरे और सीलन से भरे उस कमरे में उसके होठों पर एक फीकी हंसी फैल गई। किसी ने नहीं देखा, सावन ने भी नहीं। उसकी आंखों से रिमझिम हो रही थी, उसकी आंखों से रिमझिम हो रही। धन्यवाद। जितना अच्छा लिखते हैं उससे ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं। तो ऑडियो मेरा एक सलाह है कि आप ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग करना चाहिए। आजकल बहुत लोग ऑडियो से पढ़ने का क्षमता लोगों में अब नहीं रहा होता। वो कला आप अपना कहानी का वो मतलब ऑडियो के माध्यम से बोल सकते हैं। क्योंकि सुनने में तो काफ़ी मतलब कहानी काफ़ी अच्छा लगता है, पढ़ने की क्षमता नहीं होती लोगों में। मैं खुद बुक पढ़ना भूल गया हूँ, पता नहीं कब पढ़ा था पिछली बार। तो मूवी से कम अच्छा नहीं लगा। तो जो गाँव का वो पेड़ का जो व्याख्या किया गया, मूवी में उतना गौर नहीं कर पाते हर चीज़ पे। इसमें आप एक एक चीज़ को दिखा पाते हैं, हर चीज़ पे किसी फोकस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा पढ़ने का क्षमता हो तो वो मूवी से अच्छा लगेगा। हाँ, मूवी नहीं हो, एक सेकंड में पूरा सीन खत्म हो जाता है। आप उसको 4 लाइन में से बता पाए हर चीज़ को, उसके बालों को भी छोड़ देता है कल्पना करने के लिए। हाँ, मेरे पे आ जाता है कि मैं कितना अच्छा कल्पना कर सकता हूँ, तो उसको यूज करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा। बीच में तो गाँव वाला सीन काफ़ी। और आज की गोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय भाटिया जी साहब से हम अध्यक्षीय वक्तव्य सुनेंगे और फिर कार्यक्रम को विराम देंगे। दोस्तों, ये अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटेम्पोर कार्यक्रम रहा। बिल्कुल अचानक शॉर्ट नोटिस पे अचानक अर्पण जी प्रकट हुए और हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा। ऐसा हो पाया, एक कहानी, कुछ कविताएं, उपन्यास अंश, तो उनके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ज़रूर ये बात तो आजकल जैसा आपने कहा भी कि लोगों ने पढ़ना कम कर दिया है और लोग सुनना अधिक पसंद करते हैं। तो उम्मीद है जो कुछ पढ़ा गया आज उसमें से कुछ आपको अच्छा लगा होगा और कुछ आप याद रखेंगे और उसे आप दोबारा भी सुनने की कोशिश करेंगे। आप सबका, अर्पण जी का और हमारे सब मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। जी, शुक्रिया जितेंद्र भाटिया जी। सुधा अरोड़ा जी का भी धन्यवाद, उन्होंने समय निकाला। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस लाइव को एंड कर दें। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हम सभी मित्रों का जो इस कार्यक्रम के साथ बने रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।